नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास प्रैक्टिस पेपर नंबर 9 की बात करेंगे। यह आपका 9वां प्रैक्टिस पेपर है और आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। हम 50+ यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं, वो भी सीडीपी की बात करेंगे। जो आपका सपना है बाल विकास में 30 आप 30 लाने का, 28+ लाने का, वो इसको जरूर ही आसानी से ले पाएंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक सेशन लाजवाब है क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। सभी प्यारे मित्र, यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। 30 में से आपका स्कोर 20+ है, 25+ है। इस प्रैक्टिस पेपर पर आपका स्कोर क्या है आपको कमेंट करके जरूर बताना, फीडबैक करना है। तो चलिए इस प्रैक्टिस पेपर को शुरू करते हैं। जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी को पता है आउट ऑफ 150 में से अगर सिलेक्शन पाना है तो हमें 125 का स्कोर यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। तो चलिए पहला प्रश्न है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस पेपर 9 का कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। जो अभिप्रेरणा है इसका वर्गीकरण स्वाभाविक और कृत्रिम रूप में होता है, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण होता है, जन्मजात तथा अर्जित होता है, या अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन में होता है। सभी जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। जब भी हम अभिप्रेरणा की बात करते हैं, इसके वर्गीकरण की बात करते हैं, यह जन्मजात और अर्जित होता है। कुछ बच्चे जन्मजात होते हैं या इसे अर्जित करते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में, शून्य में, या ये सभी में। देखिए, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। जब आप शिक्षक बनेंगे, आपकी नियुक्ति होगी, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, हो सकता है बच्चे सीखने की प्रक्रिया में जो स्थानांतरण हो वह सकारात्मक में भी हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अर्थात ये सभी जो है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण जो है हो सकता है। जो आपके पास है, जो जो बच्चा सीखता है आपसे या आप जो बच्चों को सिखाते हैं, कुछ सकारात्मक सीख सकता है, कुछ बच्चे होते हैं नकारात्मक सीखते हैं, जो आपकी निगेटिविटी उसको देखते हैं कि क्या गलती करते हैं सर, कैसे करते हैं, हंसी मजाक वगैरह, ये नकारात्मक कहलाती है। या शून्य हो सकते हैं, उनसे कोई से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये आई थिंक आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार सभी प्यारे मित्र लाइक कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें, अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। इनमें से कौन सा मत जो है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ऐसा मत या ऐसा कथन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, वह मनोविश्लेषणवाद का मत है, व्यवहारवाद का, संबंधवाद का, या गेस्टाल्टवाद का। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन सर्वमान है। जी हाँ, हर एक भाई बहन गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार में। जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। ऐसा मत कौन सा मत है जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, वह गेस्टाल्टवादियों का मत है। किसका मत है? गेस्टाल्टवादियों का मत है। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? ऐसे मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया हो। सार्थक नहीं, निरर्थक। विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहास, बर्टलेट की बात करेंगे। आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। तो एबिंगहास मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। एबिंगहास, निरर्थक मतलब हंसी के पात्र बन गए। एबिंगहास नाम से ही इनका पता चलता है कि इन्होंने जो सीखने की सामग्री का रूप में निरर्थक शब्द का प्रयोग किया है वह आपके और कोई नहीं, एबिंगहास की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, संभावित प्रश्न, आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सीखने के नियम पावलोव ने दिए, स्किनर ने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए, कोहलर ने दिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सीखने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। सीखने का नियम किसने दिए थे? सभी लोग जानते हैं, थॉर्नडाइक महोदय ने 2 नियम दिए थे। एक था मुख्य नियम जिसके 3 नियम है और दूसरा है गौण नियम जिसके 5 नियम है। तो सीखने का नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। थॉर्नडाइक महोदय ने किस पर प्रयोग किया था? तो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। ईपी पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है। और लार ग्रंथ की बात करते हैं तो ईपी पावलोव का नाम आता है। कोहलर की जब भी बात करते हैं चिंपांजी का नाम आता है।
इस्कनर की जब भी बात करते हैं सभी प्यारे मित्र जानते हैं किसका नाम आएगा। सभी कमेंट कीजिएगा, इस्कनर महोदय का जब भी नाम आता है हम किसकी बात करते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। कबूतर की बात कर रहे हैं, चूहा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। सीखना दोस्तों है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है या उपयुक्त सभी। देखिए स्थायी होता है आपके व्यवहार में, जो आप सीखते हैं वह व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जो आप सीखते हैं अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, सीखना ये सभी कहलाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा सी। हाँ, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसे हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करना, चाय पीना नहीं बोलते हैं, वैसे ही कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना स्कोर, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे ही पोलिंग बूथ पर वोट डालने का अपना अधिकार होता है, वैसे यहाँ पर आपका अपना अधिकार है, आप कमेंट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी परिवार आपका परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का परिवार है। बात करेंगे प्रश्न की, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। जो हमारी शारीरिक वृद्धि और विकास होता है, दोनों चीज़ें अंतर हैं। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन शारीरिक वृद्धि एक निश्चित समय पर होती है। विकास, शारीरिक वृद्धि और विकास को तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशील या आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका कमेंट आ चुका है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अभिवृद्धि कहा जाता है। और 8वां प्रश्न आ चुका है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन जॉन डेवी का है, गिलफोर्ड का है, क्रूज का है या रॉस का है। सभी कमेंट कीजिएगा। कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है, इनको रास आ गया। चिंतन के संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, इनको रास आ गया, अर्थात यह रास का कथन हो जाएगा। जी हाँ, 9वां प्रश्न आ चुका है। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपके सिलेबस एग्जाम पर पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिस पेपर है। प्रैक्टिस पेपर एग्जाम के पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका पता चलता है हमारा नॉलेज क्या है, हमारी डीप, ठीक है, हमारी डीप क्या है, गहराई क्या है, हमारी सीडीपी में पकड़ कितनी है, अभी कितना तैयारी करना है। इसके लिए हर एक प्रैक्टिस पेपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा। किस आधार पर, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के आधार पर कथन बताना है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जी हाँ, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। आप शिक्षक हैं, आप यह नहीं कह सकते आपके लिए सभी समान बच्चे एक समान हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, चाहे शिक्षार्थी हो चाहे विद्यार्थी हो, कोई भी जाति धर्म को, आपका जो संबंध होता है वह शिक्षा से संबंध होता है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु अच्छा शिक्षक बालक शिक्षण प्रक्रिया विद्यालय होता है। हम बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु पूछ रहे हैं, तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु जो होता है वह सभी प्यारे मित्र जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, बालक की बात कर रहे हैं, बालक बालिका शिक्षार्थी विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। 11वां नंबर प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती हैं। अच्छी स्मृति, स्मृति मतलब होता है याददाश्त। ठीक है, तो अच्छी याददाश्त मतलब क्या होगा, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, उपयोग सभी। तो आई थिंक यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है अच्छी स्मृति की विशेषताएं होंगी, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। ठीक है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं। आप लोग APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि शीघ्र पुनः स्मरण की अच्छी स्मृति, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा, व्यक्ति हमेशा बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है। ठीक है, राष्ट्र हित में सर्वोपरि होता है। हम बात करें 4th ऑप्शन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना कि आप लोग जो दिल से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, आपका सपना साकार हो। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। 12वां प्रश्न आ चुका है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्रोध और भय होता है, स्नेह और प्रेम होता है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए संवेग की बात करते हैं, मैकडूगल ने संवेग के 14 मूल संवेग बताए व्यक्ति के। कितने बताए, 14 है, यानी 14 की बात करेंगे। संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है स्नेह और प्रेम न होकर उत्तेजना या भाव में उथल पुथल ही संवेग कहलाता है। संवेग का शाब्दिक अर्थ में पूछें तो इसका, ठीक है, शाब्दिक अर्थ आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। संवेग हो गया, अब इसको ठीक है अर्थ बताना हो, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल को संवेग कहा जाता है। जी हाँ, 13वां प्रश्न आ चुका है कि
कौशल सीखने की पहली अवस्था यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण होता है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन सम्मान है। हर एक भाई बहन है गृहिणी का सभी कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। गवर्नमेंट टीचर बनिए, अध्यापक अध्यापिका बनिए। कौशल सीखने की पहली अवस्था ही क्या कहलाती है? अनुकरण की बात करेंगे। आप जो कुछ भी पढ़ाते हैं बच्चे अनुकरण करते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया, गिलफोर्ड ने, स्पेयर ने, बीने साइमन ने। देखिए मानसिक आयु के प्रत्यय का जब ये आपको एक लाइन मिल जाए कि मानसिक आयु प्रत्यय एक लाइन मिल जाए तो आपको किस ऑप्शन की बात करते? आंख बंद कर बीने और साइमन के बात करना है। तो मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम बीने और साइमन ने दिया था। 15वां प्रश्न आ चुका है। जी हाँ, 15 प्रश्न कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसके बाद 15 प्रश्न और करेंगे। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि की बात कर रहे हैं। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन। शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, जन्म से लेके 5 वर्ष या 6 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। सभी लोग जानते हैं शैशवावस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? शैशवावस्था। और इस अवस्था में उत्तम शिक्षण विधि मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि तीनों होती है। और सभी लोग जानते हैं किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं हम फ्रॉबेल की बात कर रहे हैं। ठीक है। और मॉन्टेसरी विधि के मारिया मॉन्टेसरी हैं, सभी लोग जानते हैं। ये बहुत बार आपके एग्जाम पर पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी पर होता है। देखिए सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं कि बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उसे ही बाल विकास कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कहलाता है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। देखिए बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र यहाँ पे पूछा गया है, तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन हो कहलाएगा, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कहलाएगा और व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन कहलाएगा। अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत होगा, लेमार का है, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। यह किसका सिद्धांत है? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत किसका है? आपका फीडबैक, आपका कमेंट क्या कहता है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है? यह जो सिद्धांत है प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, वह जो कथन है यह हमारे डार्विन का कथन है। अगला प्रश्न है कि बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, समान बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का या अभिक्षमता की बात कर रहे हैं। सभी जानते हैं। देखिए एक जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है, सभी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं पिछले प्रैक्टिस पेपर में। तो बीने और साइमन परीक्षण द्वारा जो है समान बुद्धि का मापन किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसके बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान या ये सभी कहेंगे। देखिए हम बात करें संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये जो सभी कारक हैं हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी करता है, मानसिक योग्यता और थकान, ये तीनों करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन हरलाक का है, टीपी नन का है, मैकडूगल का है या रॉस का है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह कथन है। देखिए समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह कथन हरलाक का है। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और ये टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? कौशल अर्जन होता है, ज्ञानार्जन होता है, व्यवहार में परिमार्जन होता है या आपका व्यक्तित्व समायोजन होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ पूछा गया है, ये क्या हो जाएगा? आपका कमेंट फीडबैक कहता है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ जो होता है व्यवहार में परिमार्जन करना होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वाणी दोष नहीं है, वाणी दोष की बात कर रहे हैं। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी, वाणी दोष नहीं है। अब समझिएगा,
सभी लोग जानते हैं। देखिए वाणी दोष की क्या बात कर रहे हैं, वाणी दोष नहीं होगा, सभी हर एक ऑप्शन जो है मिले मिले जुले हुए हैं। देखिए धीमी गति से या तेज गति से बोलना यह वाणी दोष नहीं कहलाता। वाणी दोष कहलाता है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण करना, हकलाना तुतलाना और तीव्र अस्पष्ट वाणी, ये कहलाती है वाणी दोष। बाकी आपका वाणी दोष नहीं, निगेटिव नकारात्मक प्रश्न, तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। आई थिंक आप लोग समझते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि मूल्यों के महत्व को बताना है, मूल्यों को पालन न करने पर दंडित करना है, या अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना है, या हम उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बना, टीटी एग्जाम को क्रॉस करना। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि जो होती है वह सभी जानते हैं। हम ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन की बात कर रहे हैं। 25वां प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कराई जाती है। टेलीग्राम से जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें जायसवाल सर को, आपको लिंक भी दे दिया गया है। और फेसबुक पेज से जरूर जुड़े, वहाँ पर भी फॉलो करें। एमसीक्यूज नोट्स, हर एक क्वेश्चन हर एक सेशन ही लाजवाब है, सब कुछ आपको मिलेगा। प्रिपरेशन को और बेहतर करना है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। कंपटीशन के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर पाएंगे, अपने सपनों को जरूर साकार करेंगे। आइए महत्वपूर्ण इस बाल विकास प्रैक्टिस पेपर 9 का 25वां प्रश्न देख लेते हैं कि मूल्यों को वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। मूल्यों के वर्गीकरण में आध्यात्मिक मूल्य सम्मिलित नहीं है, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य नहीं है, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य की बात करते हैं। देखिए हम बात करें मूल्यों का वर्गीकरण में जो है एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य नहीं होगा, क्योंकि धन अर्जन करना ही हमारे पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र में नेगेटिव शब्द नेगेटिव माना जाता है, ठीक है, नकारात्मक माना जाता है धन अर्जन करना, ठीक है, दंडित करना, ये सब आपके नेगेटिव और नकारात्मक ऑप्शन कहलाते हैं। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप की बात कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक शारीरिक सामाजिक राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप जो होता है वह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप में होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी बहिर्मुखी उभयमुखी या सामाजिक पर निर्भर होता है, किस टाइप का होता है। सभी जानते हैं आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है वह अंतर्मुखी होता है, ज़्यादा बोलता चालता नहीं है, ठीक है, अंदर ही अंदर वह आत्म केंद्रित होता है। 28वां प्रश्न है, अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करते हैं वह ज्ञानात्मक व्यक्ति कहलाएंगे, कलात्मक बहिर्मुखी या धार्मिक व्यक्तित्व। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करते हैं ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाते हैं। 29वां प्रश्न स्क्रीन पर है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे। आप भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, जब आपकी नियुक्ति होगी, मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पर आप जब भी क्लास लेते हैं, ठीक है, क्लासरूम में जाते हैं कक्षा में पढ़ाने, तो आपको देखते हैं कक्षा 4 के आप क्लास टीचर हैं। कक्षा 4 का एक बच्चा जो सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, चिंतित रहता है हमेशा, आप ज़्यादा बोलता चालता नहीं है, बस सिर में हाथ रख लेता है, चिंतित रहता है, कभी ठीक है टुंडी पर रख लेता है, दाढ़ी जिसे बोलते हैं वहाँ पे चिंतित हमेशा सोचता रहता है। तो आप क्या करेंगे, उसे अभिभावक से शिकायत कर देंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे, या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, चलो भाई ये तुम्हारा ये भाग्य ही है, ऐसे करते रहो। देखिए आप शिक्षक हैं तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो सर्वप्रथम आपका जो कार्य होगा वह होगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह कीजिए। आप उनसे पूछिए क्या कारण है, वजह जानिए और उसका निराकरण कीजिए। 30वां है इस प्रैक्टिस पेपर का अंतिम प्रश्न है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। आपको पता है 10 से लेके 15% तक जो प्रश्न नकारात्मक और नेगेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना आपको प्रश्न को। कैसा प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत,
अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत? सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। देखिए, भाषा विकास का सिद्धांत आपका अनुबंध का सिद्धांत कहलाता है, अनुकरण का और परिपक्वता का। लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत यह आपका भाषा विकास का सिद्धांत नहीं कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बाल विकास प्रैक्टिस पेपर 9 का आपका स्कोर क्या है, आपको कैसा लगा, फीडबैक कीजिए, कमेंट कीजिए। आउट ऑफ 30 में से आपका स्कोर 20 प्लस है क्या, आप यहाँ पे 25 प्लस है, कितना भी स्कोर हो, 15, 16, 18, 19, 10, 12, जितना भी हो, कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए, क्योंकि अपने आप को आगे लाना है। जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर जब आप कमेंट करने पर रुक जाते हैं तो फिर एग्जाम में क्या होता है, आपके हाथ ज़्यादा काम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हाथ को दौड़ाइए, दिमाग को दौड़ाइए, तैयारी जारी रखिए, सिलेक्शन का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं जयसवाल सर आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन पर बेहतरीन क्लासेज के साथ। इससे बेटर क्लास होगी और बेहतर तैयारी होगी। जल्द ही दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।